नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 जो आपका 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। अब मात्र 6 दिन शेष बची हुई है, तो इससे संबंधित हम प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख रहे थे और ये आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो है जो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको जीके जीएस के साथ साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नाम है टेलीग्राम चैनल का भी। और यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जंतु में 3 हृदय पाया जाता है? 3 हार्ट पाया जाता है किस जंतु में? इस प्रकार का प्रश्न है हमारा। यह आपका एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो जो 3 हार्ट वाला प्राणी होता है यह आपका होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है यह आपका 3 हार्ट वाला प्राणी होता है। इसमें 3 हृदय पाया जाता है। हृदय का चेंबर एक अलग चीज है कि कितने भाग में विभक्त होते हैं, और हृदय अलग अलग पर्टिकुलर 3 हृदय पाया जाता है। ये है आपका ऑक्टोपस। आपको बता दें, अगर आपसे कोई पूछे ऑक्टोपस किस श्रेणी के जो है प्राणी है, तो ये आपका मोलस्का संघ के प्राणी है। किसके है? मोलस्का संघ के प्राणी है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके खून का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है। अब खून का रंग नीला ऑक्टोपस का क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि आम जंतु के जो खून होते हैं उसके जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है आम जो है जनरली अन्य जंतुओं के खून में, जिसके कारण खून के रंग जो है लाल होती है। लेकिन ऑक्टोपस के खून में जो है हीमोग्लोबिन के जगह आपको हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन पाया जाता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है और इसमें तांबा की मात्रा अधिकांश होती है। लोग इसे जो है खाने के रूप में भी यूज करते हैं। ऑक्टोपस को बहुत सारे देश में खाया जाता है, अब तो इंडिया में भी खाया जाता है ना। तो हीमोसाइनिन होता है हीमोग्लोबिन की जगह, इसी कारण इसके खून का रंग जो है ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। इसमें 3 हृदय पाया जाता है। ये मोलस्का संघ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अन्य सभी जो प्राणी आप ऑप्शन में देख रहे हैं इसमें एक ही हृदय पाया जाता है। हाँ, अगर हृदय की जो चेंबर की बात करेगा तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे उभयचर में 3 हृदय चेंबर होती है। मगरमच्छ एक्सेप्शनल है तो इसमें 4 होता है। कुत्ता स्तनधारी में आता है तो 4 होता है। जो भी बर्ड है उसमें 4 हार्ट चेंबर होते हैं। तो हार्ट चेंबर और हार्ट अलग अलग बात हो गई। यहाँ पे हार्ट की बात हो रही है, तो ऑक्टोपस में 3 हार्ट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2022 में इसरो ने किस यान रॉकेट के साथ जो है एक साथ 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? देखिए, इस प्रकार का प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, क्योंकि इसरो जो है एक बार इसी प्रकार के बहुत ज्यादा उपग्रह को एक ही बार में प्रक्षेपित किए थे, तो क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए हाल की घटना है और आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा। तो इसरो जो है, सबसे पहले इसरो की स्थापना आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1969 में होती है। मुख्यालय पूछा जाता है तो बेंगलुरु में होती है। और इसके बाद इसके प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? तो सोमनाथन जो है इसके प्रमुख हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है इसरो के रिगार्ड में। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है, जो इसरो जो अभी जिस रॉकेट से लॉन्च किया है 36 उपग्रह को अक्टूबर 2022 के अंदर, इसका नाम है LBM-3। क्या नाम है? LBM-3। ये स्वदेश निर्मित जो है, ये स्वदेश निर्मित रॉकेट है। स्वदेश निर्मित रॉकेट जो है आपका LBM-3, और ये बहुत भारी रॉकेट है। अब भारत के पास सबसे भारी रॉकेट अभी यही है, LBM-3। अब LBM का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा मॉडल सेट के किताब वगैरह में PSLV का फुल फॉर्म, GSLV का फुल फॉर्म। तो LBM का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो LBM का फुल फॉर्म जो है लॉन्च व्हीकल मैक होता है। क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मैक। आप 3 लगाए तो 3 बोल देंगे, 2 लगा रहा था 2 बोल देते हैं, तो लॉन्च व्हीकल मैक 3 हो जाएगा आपका LBM का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो मंगलयान जिसका आप तस्वीर 2000 के नोट के पीछे में देखते हैं, इसको 2014 में जो है लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी जो ये बॉडी है अंतरिक्ष कार्यक्रम का, ये इसरो है। ठीक है, तो मंगलयान 2014 में जो लॉन्च किया गया था, तो आपसे अगर पूछ ले कि किस रॉकेट से किया गया था, तो आपका जवाब होगा PSLV C-25 से किया गया था। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में PSLV का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो इसका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है आपका PSLV का फुल फॉर्म होता है।
ठीक है। अगर आपसे कोई GSLV का फुल फॉर्म पूछ दे तो SLV का तो सेम ही रहेगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, खाली P से हो जाता है पोलर और G से हो जाता है आपका जियो सिक्रोनस। ठीक है, जियो सिक्रोनस हो जाता है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित नहीं है? देखिए, जो सिक्किम में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यह आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी करें ओरंग का, तो ओरंग आपका असम में है। इसका नाम बदला गया है, पहले राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क हुआ करता था, अब इसका सीधा सीधा नाम है ओरंग नेशनल पार्क, ये असम में है। नामदफा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद हेमिस जो है ये आपका जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में जो है हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपार्ड कहाँ पाया जाता है, तो हिम तेंदुआ के लिए जो है एकमात्र जगह बचता है आपका हेमिस नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क है। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागा अर्जुन सागर हो जाता है, जो आपका जो है आंध्र प्रदेश में है। तो ये सभी बातों को मैं पहले समझा चुका हूं, आपको अच्छे से समझ के रखना है ताकि एग्जाम में काम आए। अगला प्रश्न है हमारा, 1973 में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को लक्काद्वीप के नाम से जाना जाता था? 1973 ईस्वी से पहले किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को लक्काद्वीप के नाम से जाना जाता था? तो ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 1973 से पहले जो है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप ये संयुक्त रूप से अलग अलग जाने जाते थे, लेकिन जो 1973 में है इसे समग्र लक्षद्वीप नाम देके जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे घोषित किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। बैरन द्वीप जो आप देख रहे हैं ये अंडमान में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार आप पहले से जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, और सिक्किम को जो है भारतीय भूभाग में 1975 में शामिल किया गया था। इसके लिए संविधान में 36वां संविधान संशोधन हुआ था और ये भारत का 22वां राज्य बना था। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। मूल भारत का सिक्किम हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2022 में किसे चुना गया है? देखिए, BCCI इंपोर्टेंट संस्था है। आप जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट में जो है इतना ज्यादा पैसा है कि अन्य किसी भी देशों में क्रिकेट खिलाड़ी को इतना पे नहीं किया जाता है, और इतने ही ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पे अपना काम छोड़ के लोग क्रिकेट देखते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट जो है यहाँ पे ये संस्था होती है, और इसके अध्यक्ष पहले जो थे सौरव गांगुली थे। इसे जो है बंगाल दादा भी कहा जाता है सौरव गांगुली को। तो सौरव गांगुली थे, और इनके जो है जगह कौन लिए हैं? तो ये लिए हैं प्रथम वर्ल्ड कप के विजेता में शामिल रहे रोजर बिन्नी। कौन? रोजर बिन्नी जो है अब BCCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आपको अक्टूबर 2022 के अंदर। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में ICC के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, BCCI के अध्यक्ष हो गए, और जय शाह जो है सचिव पोस्ट पे बने हुए हैं। ये सेकेंड कार्यकाल के लिए फिर से बन गए। आप जानते हैं कि सरकार भी इन्हीं का है ना। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, और प्रथम वर्ल्ड कप जो भारत जीता था 1983 में, उसके कैप्टन आपका जो है कपिल देव थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध कपूर को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? देखिए, अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है ये ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस से सीधे गैस में रूपांतरण, वैसे जनरली क्या होती है कि ठोस से पहले द्रव बनेगा, तब वाष्पन होगा, तब गैस बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऊर्ध्वपातन है इसके अंदर क्या होती है, सीधे ठोस से गैस में। आप कपूर को हवा में रख दीजिए, आपको दिखेगा नहीं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वपातन से शुद्ध होती है। इसके अलावा जो चालन है, इसमें जो है चालन में क्या होती है, जो ठोस पदार्थ है उसमें उष्मा का संचालन जो है चालन विधि से होता है। उष्मा जो उसमें गमन करती है ठोस वस्तु में, सॉलिड में, तो ये किस विधि द्वारा होती है? तो चालन विधि से होती है। वहीं पे जो विकिरण है, विकिरण में क्या होता है, जो द्रव और गैस है इसमें उष्मा का प्रसार जो है विकिरण विधि से होती है, ठीक है। और संघनन आप जानते हैं, संघनन जो है कोई चीज को जमना यानी जो है जम जाना, इसे संघनित होना कहना या संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाति महालक्ष्मी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? CPO 20 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अभी सरस्वती बालकृष्णन पूछा था, ठीक है। अभी जो CGL हुआ था उसमें जो है 12 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में सरस्वती बालकृष्णन पूछा था, और ये है स्वाति महालक्ष्मी। ये दोनों
दोनों जो मैंने नाम लिया ये दोनों ही भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य भी है। शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछे कि इंडिया में कोई कितना है तो 8 है। सबसे लेटेस्ट वाली अगर आपसे शास्त्रीय नृत्य किसी ने पूछ दिया तो आपका जो आंसर क्या होगा, सतरिया नृत्य, जो आपका कहाँ का है, असम का है। और अभी अभी सीजीएल में पूछा था कि सतरिया नृत्य के जो है संस्थापक, या संस्थापक तो नहीं बोल सकते, शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शंकर देव को दिया जाता है। तो ये सभी बातें को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पंडवानी है, पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है पंडवानी, और इसके जो प्रमुख जो कलाकार हैं आपका इसमें आ जाएगा आपका तीजन बाई आ जाएगा, तीजन बाई आ जाएगा, पुनिया बाई आ जाएगा। ये सब आपका जो है बाई छत्तीसगढ़ के जो मतलब गायन रूप है पंडवानी, उसके प्रमुख कलाकार हैं। ओडिसी के प्रमुख कलाकार संजुक्ता पनिगिरी है, सोनल मानसिंह है, गुरु केलुचरण महापात्रा है। ये सब ओडिसी का जो है प्रमुख कलाकार है। इसके बाद मणिपुरी नृत्य जो है इसके प्रमुख कलाकार में आप याद रखिए झावेरी बहन, ये बहनें हैं, कई बहन है झावेरी, तो ये झावेरी बहन जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। देखिए आर्टिकल 324 जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। जो चुनाव होती है इंडिया के अंदर, ये चुनाव आयोग से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछ ले वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, राजीव कुमार। कौन है, ये राजीव कुमार है। ये सुशील चंद्रा साहब का जगह लिए हैं। तो ये भी करंट सेक्शन से इंपोर्टेंट रहेगा। ये तो हो गई पहली ऑप्शन के बाद। दूसरी ऑप्शन है आपका 338। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब है शेड्यूल कास्ट, एससी। तो जो शेड्यूल कास्ट वाली संस्था है ये आर्टिकल 338 में है, और जो आपका शेड्यूल ट्राइब वाली संस्था है यानी एसटी वाली संस्था है ये आपका 338 के क में है, और जो आपका ओबीसी वाला संस्था है ये आपका 338 के ख में है। तो ये आपको तीनों याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा मैंने बताया था कि भाई जो इनके जो अध्यक्ष हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो इनके आयोग हैं इनके अध्यक्ष हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए, और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो जो एससी वाला है ये आपका कौन है, विजय संपला है। कौन है, विजय संपाला। विजय संपाला जो है ये आपका एससी वाले का अध्यक्ष है। एसटी वाले के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जो है एसटी वाले के अध्यक्ष हैं, और ओबीसी वाले का अध्यक्ष जो है नवंबर 2022 में बदलकर अब गंगाराम अहीरे हो गया है। गंगाराम अहीरे ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, इनके संस्था का अध्यक्ष का भी ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारोत्तोलन में अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया गया। देखिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 ईस्वी में होती है। वर्ष 2022 के लिए ये 25 खिलाड़ी को दिया गया है। कितने खिलाड़ी को, 25 खिलाड़ी को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद जो है 2022 के लिए एकमात्र खिलाड़ी को दिया गया है, शरद कमल को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां से जो आपको पूछा जा रहा है कि किसे वेट लिफ्टिंग में दिया गया है, तो विकास ठाकुर को जो है वेट लिफ्टिंग में दिया गया, वेट लिफ्टर है। इसके अलावा सीमा पुनिया की बात करें, मिला सबको है लेकिन ये अलग अलग खेल खेलते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर है कि जो भारोत्तोलन में मिला है उसको पहचानो। तो सीमा पुनिया आपका एथलेटिक्स है, एथलीट है, माफ कीजिएगा। इसके बाद भक्ति कुलकर्णी जो है ये शतरंज से संबंधित है। शतरंज में मात्र 2 ही आदमी को मिला है, एक भक्ति कुलकर्णी और एक प्राज्ञानंदा जो हराया था, काफी फेमस हो गया था कार्लोस मैग्नस को। उसके बाद जो है ऑप्शन डी प्रणॉय एचएस, ये आपको बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन में इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। बैडमिंटन में जो है लक्ष्य सेन को भी प्राप्त हुआ है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट रहेगा लक्ष्य सेन, क्योंकि बहुत ही उभरता हुआ खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है हमारा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस खिलाड़ी की प्रमुख पुस्तक है। आप जानते हैं सुरेश रैना सही क्रिकेट के सही फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है आईपीएल में, पिछले आईपीएल में जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था इसके बाद, तो ये बुक इनकी रिलीज हुई थी, काफी इनकी रेटिंग है आप देखेंगे तो, और ये बुक काफी जो है चर्चे में रहा था, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये बुक, और एक बार पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे 21 में पूछा गया, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, 21 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सुरेश रैना। सुरेश रैना के पुस्तक है बिलीव लाइव एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। इसके बाद अगर युवराज सिंह का पुस्तक अगर पूछे तो जब आप जानते हैं युवराज सिंह को जब कैंसर से वो पीड़ित हो गए थे तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एक किताब लिखे थे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो है आपका युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा अगर आपसे सचिन तेंदुलकर का कोई पूछे तो प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे जो है ये आपका सचिन तेंदुलकर का पुस्तक है। इसके अलावा सेन वार्न जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, हाँ सेन वार्न की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो सेन वार्न जो है ये आपका एक तो सेन वार्न नाम से खुद ही किताब लिखे हैं, एक सेन वार्न जो है खुद किताब का नाम है, ठीक है। ये भी इनकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है। और एक नो स्पिन करके किताब लिखा है क्योंकि ये स्पिनर बॉलर थे तो इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है? सीपीओ 21 में आया क्वेश्चन है। देखिए भारत का जो न्यागरा जलप्रपात है ना ये यूएसए प्लस कनाडा के सीमा रेखा पे है, ठीक है। तो भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है अधिक चौड़ाई होने के कारण? तो ये आपका चित्रकूट जलप्रपात जो है जो आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इसे भारत का न्यागरा फॉल कहा जाता है। इसके अलावा जो जोग या गरसप्पा है ये आपका शरावती नदी पर है, ये भी आपसे पूछा जाता है और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। एक बात गांठ बांध लीजिए, अधिकांश जलप्रपात जो है आपके कर्नाटक राज्य में ही देखने को मिलेंगे। धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपका एमपी में है और ये आपके किस नदी पे है? तो ये आपके नर्मदा नदी पे है, ये एमपी के जबलपुर के पास भेड़ा घाट में स्थित है। कूचीगल जलप्रपात जो है ये बराही नदी पर है और ये भी कर्नाटक में है। साथ ही साथ कूचीकल जलप्रपात जो है ये हाईएस्ट जलप्रपात है इंडिया का जो है हाईएस्ट पिक वाला जलप्रपात है, सबसे ऊंची जलप्रपात है आपका कूचीकल जलप्रपात जो बराही नदी पे है। कभी पहले जोग या गोरसप्पा हुआ करता था, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं जोग या गोरसप्पा को, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब कूचीकल जलप्रपात जो है हाईएस्ट पिक वाला है। अगला प्रश्न है 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए G20 का सदस्य है भारत, इसीलिए इंपोर्टेंट है। क्या G7 का सदस्य है भारत? नहीं है, क्योंकि G7 जो है ये विकसित देशों का संगठन है, जबकि G20 जो है ये विकासशील देशों का संगठन है, ठीक है। ये विकासशील देशों का संगठन है, तो इसके सदस्य हैं भारत। तो अभी जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है 22 के अंदर, ये आपका हुआ है इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के बाली में जो है ये शिखर सम्मेलन हुआ है। तो इससे पहले जो हुआ था 16वां जो हुआ था 2021 के अंदर, ये आपका इटली में हुआ था। और जो 18वां होगा 2023 के अंदर, ये आपका होगा अपना भारत में। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। 2023 में भारत में बहुत कुछ का आयोजन होना है, ठीक है। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होना है, G20 का आयोजन होना है, ठीक है। ये सब बातें को ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि भारत एक निर्णायक जो है फैसला लेने को यहाँ पे तैयार है। यूरोपियन कंट्री जैसे कर रही है वैसे भारत भी करना चाह रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो डिजिटल करेंसी, आपने ई रूपी का नाम सुने होंगे, ई रूपी का नाम, तो ये इसी से संबंधित ये है पायलट प्रोजेक्ट। तो ये आरबीआई के द्वारा चलाया गया। आरबीआई के बारे में मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। सभी प्रकार के मौद्रिक नीति कौन बनाते हैं? तो आरबीआई बनाते हैं। रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, सीएलआर, ये सब कौन तय करता है? तो आपका जो है आरबीआई तय करता है। इसके अलावा सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। और जो 1 रुपये की नोट होती है उस पर किसकी साइन होती है? तो वित्त सचिव भारत सरकार का। अन्य सभी नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है, ठीक है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय पूछे तो मुंबई में है, ठीक है। तो ये आरबीआई ने चलाया है पायलट प्रोजेक्ट जो ई रूपी से संबंधित है, और ये अभी वर्तमान में जो है कॉमर्शियल बैंकों पर ही ओनली अप्लाई किया जा रहा है। कॉमर्शियल बैंक पर जो है अप्लाई किया जा रहा है। इससे जो है आप मुद्रा का विनिमय भी कर सकेंगे ई रुपये से। मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 10 ई रुपये है, तो उसका जितने भी वैल्यू बनेंगे हार्ड करेंसी में, इससे हम विनिमय भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार का ये सुविधा देगा। ये पूर्णतः वैध मुद्रा होगी ई रुपये, ठीक है। ये डिजिटल जैसे करेंसी होती है ना, बिटकॉइन वगैरह, तो क्या है, अवैध मुद्रा है, क्योंकि टोटल प्राइवेट है। इसमें पूरी सरकार इंडल्ज रहेंगे। जो भारत में ई रुपये लॉन्च हो रहा है आरबीआई के द्वारा, है ना, तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त मुद्रा रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा,
आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को किस समूह में रखा गया। देखिए एसएससी रेलवे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अक्रिय गैस अपने आप में ही महान चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्रिय गैस क्या होती है भाई। अक्रिय गैस, इनर्ट गैस क्या होती है कि किसी चीज से जनरली अभिक्रिया नहीं करता है। इसके खोज करने का श्रेय जो है विलियम रैमजे को जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन कौन से हैं, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, नियॉन है, ये सब जो है आपका जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अक्रिय गैस को जो है आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे लास्ट वाले वर्ग में जगह मिला है, तो समूह 18 में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तो मोसले हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं। कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं। कितने धातु हैं, सबसे पहले कितने तत्व हैं अगर कोई पूछ ले, टोटल तो 118 हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई भी आदमी पूछ ले कि नेचुरल रूप से कितने तत्व हैं, तो 94 हैं। कृत्रिम रूप से कितने को बनाया गया है, तो 24 को बनाया गया है। कोई आपसे पूछ ले मेटल कितने हैं, तो 91 है। नॉन मेटल कितने हैं, तो 20 है। और जो न तो मेटल है न तो नॉन मेटल है, जिसे अर्धचालक कहते हैं या जो है उपचालक भी कह देते हैं, तो ये जो है आपका 7 है। तो ये सभी बातों को जो है आपको पीरियोडिक टेबल के रिगार्ड में याद रखना होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मिलान परियोजना के साथ संबंधित स्थान के साथ सही है। सही है। ठीक है, तो कुडुनकुलम परियोजना ये आपका तमिलनाडु में है, एकदम सही है। इसके बाद कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक, कौसे कैगा कौसे कर्नाटक। ठीक है, तो ये जो है कर्नाटक में एकदम सही है। रामगुंडम तापीय विद्युत परियोजना तेलंगाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य वर्ग में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग, जो ईडब्ल्यूएस होता है, इनकी बात हो रही है यहाँ पे कि 10% के आरक्षण देने का प्रावधान संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा किया गया है। देखिए संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है, जो आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। ये हो गई संविधान संशोधन किस आर्टिकल से होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन जो है ये आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 101वां संविधान जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जीएसटी से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन जो है ये आपका एंग्लो इंडियन कहने से तात्पर्य है कि लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में 1 पर्सन को राज्यपाल के द्वारा जो नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन खाते से, वो वाली सिस्टम खत्म कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चारों संविधान संशोधन लेटेस्ट वाली काफी इंपोर्टेंट रहेगी, एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है। इसकी टोटल ऊंचाई 8850 मीटर है। कहीं कहीं 8848 मीटर भी लिखते हैं पुराने बुक में। लेकिन आप जानते हैं कि इसकी जो है हाइट बढ़ती जा रही है और भारत की जो खसकना है प्लेट का, वो हिमालय की तरफ खसक रहा है। ये भी बात आप जानते होंगे। लेकिन ये इतना कम खसकता है कि अपने को पता नहीं चलता है। 5000 करोड़ साल में पता चले कि आधा मतलब 1 मीटर खसका, ऐसा है ना। गॉडविन ऑस्टिन जो है ये दुनिया का जो है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो भारत का पहला भी है। भारत के लिए अगर कोई बात करे तो भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है आपका गॉडविन ऑस्टिन, और दुनिया के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा। कंचनजंगा जो है ये तीसरा सबसे ऊंची चोटी है, जो आपके भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा पर्वत की चोटी भी है, ये आपका सिक्किम में स्थित है। बात करें लाहौसे की, तो लाहौसे का स्थान 4था है विश्व में हाईएस्ट हाइट के हिसाब से चोटी का। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि दुनिया में सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो कभी भी हिमालय नहीं मार दीजिएगा, एंडीज है। पर्वत श्रेणी कहने का एक अलग तात्पर्य है हमारा। पर्वत श्रेणी कहने का मतलब ये कहाँ तक घेरता है, और माउंट एवरेस्ट कहने का मतलब इसकी हाइट कितनी है। माउंट एवरेस्ट कोई पहाड़ नहीं है, एक चोटी है हिमालय का। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, तो इस प्रकार से आप समझिए। तो एंडीज होगा सबसे जो है आपका विस्तृत पर्वत श्रृंखला वाला पर्वत, है ना। अगला प्रश्न है, बोनालू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। मैंने पहले ही बताया था, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या है इसका आंसर, क्योंकि मैं पहले बताया है, तो मैं भी देखूं कि आप पहले देखे हो या कुछ याद है नहीं। अगला प्रश्न हमारा, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगी। देखिए फीफा 2022 जो है ये आपका हो चुका है। कहाँ पे हुआ है, ये कतर के अंदर हुआ है। विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है, और उप विजेता कौन रहा है, फ्रांस रहा है।
तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है 2023-22 के रिगार्ड में। तो फीफा महिला वर्ल्ड कप यहाँ पूछा जा रहा है, ये पुरुष वाले की बात करी हमने, तो महिला वाला जो 2023 में होगा ये आपका होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो ये इंडोनेशिया में होने वाली है। और अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में जो है ये आपका 22 और 4 26 2026 का फीफा जो मेन वाला है वो होने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, निःशुल्क है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 जिसमें मात्र 5 दिन शेष बचे हुए हैं, जो आपका 10 जनवरी से स्टार्ट होकर 14 फरवरी के बीच कराई जाएगी। इससे संबंधित हम प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख रहे थे और ये आज 8वीं प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आपको स्टैटिक्स, जीके, जीएस के साथ साथ इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? CHSL 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी के मेनली 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसे क्रस्ट कहा जाता है, या हिंदी में इसे भूपर्पटी कहा जाता है। ठीक है, जो बीच वाला भाग होता है इसे हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और जो सबसे निचली वाला भाग होती है उसे हम क्रोड कहते हैं, या इसे ही हिंदी में गुरुमंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुमंडल में किस धातु की बहुलता होती है, तो निकेल और फेरस, निकेल प्लस जो है Fe जो है, फेरस जो है, लोहा जो है, इसमें ज्यादा पाया जाता है आपको कहाँ पे? गुरुमंडल में या क्रोड में। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रस्ट पे सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरा स्थान अगर कोई आपसे पूछ ले तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन सबसे अधिक द्वितीय पाए जाने वाली जो है तत्व है आपके भूपर्पटी पे। और तीसरा स्थान आता है आपका एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सियाल सीमा करके इससे आता है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम है ना, सियाल और सीमा है ना। तो यहाँ पे सिलिकॉन को आप किस चीज में रखते हैं? तो ये अर्धचालक है, ऑक्सीजन को तत्व मानेंगे और एल्युमिनियम को क्या मानेंगे? धातु मानेंगे। तो इस प्रकार से क्रस्ट में पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पाए जाने की जो है मात्रा है प्रतिशतता के हिसाब से। गुरुमंडल में क्या पाया जाता है? निकेल और फेरस। गुरुमंडल सबसे निचला परत, क्रस्ट सबसे उचला परत, बीच वाला परत को मेंटल कहते हैं। मध्य मंडल वायुमंडल का एक पार्ट होती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध किस मॉडल पर आधारित है? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो, यहाँ पे बार बार पूछे जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको दोनों कम से कम जरूर याद रखना चाहिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। इसकी कार्यकाल होती है 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। और इस समय का जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत का, ये जवाहरलाल नेहरू होते हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि उस फला पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको ये भी देख लेना है। ठीक है, इसके बाद पीसी महालनोबिस का जो मॉडल है, ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो था इसी पर आधारित था, पीसी महालनोबिस के मॉडल पे। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। डीपी धर मॉडल पे जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पंचवर्षीय योजना बनाने वाली बॉडी इंडिया के अंदर कौन सा था? तो योजना आयोग। योजना आयोग जो है ये पंचवर्षीय योजना बनाने, निर्माण करने का जो है काम किया करता था, लेकिन इसे 2015 में टर्मिनेट करके इसके स्थान पे जो है नीति आयोग को लाया गया है। नीति आयोग को लाया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी? तो सुमन बेरी है। इसके बाद जो है आपका नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो परमेश्वरम है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा नीति आयोग के रिगार्ड में। आपको अगर कोई पूछे योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 को। इसके अलावा अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि योजना आयोग जब तक प्रचलन में रहा कितने योजना का निर्माण किया, तो ये अपने लाइफ में जो है 12 योजना बनाए, और लास्ट योजना जो था 2012-2017 था, जो बीच में ही ब्रेक करके 15 में से ब्रेक करके नीति आयोग बना दिया गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है
हमारा भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक पोत का नाम क्या था? देखिए, भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक पोत का नाम जो था INS विक्रांत। और ये कहाँ से खरीदा गया था? तो ये इंग्लैंड से खरीदा गया था। कहाँ से? इंग्लैंड से खरीदा गया था। ठीक है, बाद में इसे रिटायरमेंट दे दिया गया। और अभी अभी जो प्रथम स्वदेश निर्मित जो है विमान वाहक पोत बनाया गया है, स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत, वो भी प्रथम, इससे पहले कभी नहीं बना था। ये कौन बनाया है? जो है कोचीन शिपयार्ड। कौन बनाया है? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। तो इसका भी नाम INS विक्रांत ही दिया गया है। आई होप ठीक से समझिए, आराम से समझिए। INS विक्रांत जो है सबसे पहले इंग्लैंड से पुराना खरीदा गया, भारतीय नौसेना में डिप्यूट किया गया, लेकिन जो है इसकी अवस्था मतलब घट जाने के कारण इसे रिटायरमेंट दे दिया गया इस विमान को। तो भारत के पास एक ही विमान बचा था नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य। लेकिन अभी अभी 2022 के अंदर ही INS विक्रमादित्य नामक विमान का निर्माण जो है कोचीन शिपयार्ड के द्वारा किया गया है, तो फिर से 2 हो गया। तो INS विक्रमांत पहला भी था और लेटेस्ट जो 2022 में स्वदेश निर्मित बना है उसका भी नाम इसी के सम्मान में रखा गया है, INS विक्रांत। आई होप आप समझ गए होंगे। और INS विक्रमादित्य जो है ये भारत के लिए अभी कार्यरत है, विमान वाहक पोत है, और इसे रूस से खरीदा गया था। ठीक है, इसे रूस से खरीदा गया था और रूसी सेना में इसका नाम मिखाइल गोर्बाचे था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिका के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जो है कोशिका शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि जीवित कोशिका का खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है आपका जीवित कोशिका खोज करने का श्रेय। तो जो पादप कोशिका होता है और जंतु कोशिका होता है उसमें मेनली डिफरेंट क्या होता है कि जंतु कोशिका में जो है आपका कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो एकदम सत्य है कि भाई कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, यहाँ माफ कीजिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में मेनली कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम सही है। पादप कोशिका के बारे में जो गलत है वो पहचानना है अपने को। सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है पादप में, बहुत सही। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, ये गलत है। कोशिका भित्ति पाए जाने के कारण ही मेन जो है अलग होता है जंतु कोशिका से आपका पादप कोशिका। इसमें लवक पाए जाते हैं, जैसे आप क्लोरोफिल वगैरह के नाम सुने होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होता है, तो ये लवक के श्रेणी में आते हैं, तो ये तो पाए ही जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गोवा को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था? CGL 2020 में आया क्वेश्चन है। देखिए, गोवा को सबसे पहले जो है विदेशियों के द्वारा कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में, है ना। पुर्तगाली इस पर कब्जा जमाए थे अपना। ठीक है, उसके बाद सबसे बाद में इसे रिलीज किया गया 1961 ईस्वी में। देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन इसे रिलीज नहीं करा पाए थे। ठीक है, तो इसे हम रिलीज कब कराए? 1961 में। तो गोवा को जो है एक संपूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? गोवा पर कहां पर है? मैप पे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, जैसे ये मान लीजिए बरकाटा के महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे ये छोटकू जो है गोवा है, इस प्रकार का है गोवा। ठीक है, तो गोवा को जो है 56वां संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछ ले कि गोवा के CM कौन है, तो प्रमोद सावंत जो है ये फिर से डिप्यूट हुए हैं आपका 2022 में, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में 5 राज्यों में हुआ जिसमें गोवा भी शामिल था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गोवा के राज्यपाल कौन है, तो पिल्लई जो है ये गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा का फेमस त्योहार क्या है? सिमगो त्योहार जो है गोवा का फेमस त्योहार है। गोवा में कौन सा अभयारण्य है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गोवा में ही स्थित है। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती व्यवस्था से संबंधित है आपका जो है 73वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जो 4 भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, इससे संबंधित है आपका। बोडो, संथाली और आपका एक था डोगरी, ये दिया गया था। चारों भाषा को जो नॉमिनेट किया गया था संविधान के अंदर, इससे संबंधित है। और एक और आपसे पूछा जाता है 52वां संविधान संशोधन, ये आपका दल बदल अधिनियम से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 61वां संविधान संशोधन पूछा जाता है जो मतदान की उम्र को घटाकर 21 से 18 किया गया था, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और वियतनाम के संयुक्त थल सेना अभ्यास बिनबैक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, इंपोर्टेंट करंट अफेयर में से ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बिनबैक्स जो है काफी इंपोर्टेंट थल सेना का अभ्यास है
और ये हुआ है आपका पंचकूला में। पंचकूला में हुआ है इस बार का 2022 वाला, और जो 2023 वाला होगा ये आपका वियतनाम के अंदर होगा। ठीक है, वियतनाम मैप पे कहाँ है? जो भी देश का नाम कभी भी आए तो आपको एक बार आंख के सामने मैप जरूर आना चाहिए। वियतनाम जो है ये आपका म्यांमार से थोड़ा सा सटा हुआ लाओस के बगल में आप देखेंगे तो ये आसियान का सदस्य भी है वियतनाम, तो इससे भी आप रिकॉल करके इसे मैप पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के संबंध में सही नहीं है? देखिए, गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। स्थापना कब करते हैं? तो 1206 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने वंशों ने शासन किया, तो 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहला वंश कौन सा था? तो सबसे पहला वंश था आपका गुलाम वंश, और सबसे लास्ट वाला वंश कौन सा था? लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। एनटीपीसी में ममलूक वंश पूछ लिया था और अच्छे अच्छे बच्चे जो है वहां पे अपनी पेन खटखटा के आ गए और गलती करके आ गए। ठीक है, ममलूक वंश जो है गुलाम वंश को ही कहा जाता है। तो इसके एक प्रमुख शासक हुए इल्तुतमिश। इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। इसी की बेटी थी आपका रजिया सुल्ताना, जो भारत के प्रथम महिला शासिका हुई। तो इसके बारे में क्या सही नहीं है आपको पहचानना है। इक्ता व्यवस्था लागू करवाया था? जी करवाया था। फौजे खास का निर्माण करवाया था? जी करवाया था। जीतल सिक्का चलाया था? हाँ, जीतल सिक्का जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, जो तांबा का बना होता था, और इन्होंने टका भी चलाया था जो चांदी का बना हुआ करता था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी सही है। ठीक है, इसमें जो गलत है वो पहचानना था, तो यहाँ पे कोई गलती ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया? देखिए, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है, तो ये 2021 के लिए जो है ये आपका दिया गया है असगर बजाहत को। ये किस किताब के लिए दिया गया है? तो महावेली के लिए। ठीक है, महावेली के लिए दिया गया है आपको असगर बजाहत को। तो ये आप याद रखेंगे। दामोदर मौजे जो है ये लेटेस्ट वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है, दामोदर मौजे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सांतो पावो जो है ये 2022 के जो है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के विजेता है, सांतो पावो। ठीक है, 2022 में चिकित्सा के नोबेल मिला है इनको, सांतो पावो को, एकमात्र आदमी को मिला है। अनीता भोगले जो है ये भी इंडिया मूल के राइटर है, और एक इनकी अभी फेमस किताब रिलीज हुई है, इक्वल एट डिफरेंट। इक्वल येट डिफरेंट मतलब बराबर अभी भी अलग है। इक्वल एट डिफरेंट, इस प्रकार से जो है इनके किताब का नाम है, जो अभी चर्चा में भी है। ठीक है, तो ये इनका भी नाम मैंने रख लिया ताकि ये किताब को समझा सकूं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र के घटक का सही क्रम है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में जो घटक है, आप खुद भी अगर ठीक से सीधा सीधा सोचे तो एग्जाम में आंसर सही मार के आ सकते हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि उत्पादक उपभोक्ता अपघटन करता क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। ये रेलवे एसएससी हर जगह पूछे जाने वाली क्वेश्चन है, और 22 के अंदर पूछा गया। मैं आपको बता दूं, उत्पादक जो होते हैं पेड़ पौधे जो है उत्पादक के श्रेणी में है। उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता हम लोग भी हैं, लेकिन उपभोक्ता कई क्लास के होते हैं। प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी को उपभोक्ता, और जो लास्ट वाला श्रेणी को उपभोक्ता है वो मतलब बहुत ज्यादा मांस खाने वाला होता है, जैसे जो पूरा तरह से मांस पे ही डिपेंड होता है, जैसे शेर वगैरह, है ना। अपघटन करता जो है जिस सृष्टि को, जिस प्रकार से हम मान लीजिए कि अभी कोई भी जीव जंतु है जब वो मर जाता है तो पुनः सृष्टि में लौट जाता है, मतलब मिट्टी बन जाती है, तो इसे अपघटन कौन करता है, उसे नाश कौन करता है, उसे अपघटन करता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही तंत्र क्या होगा, तो उत्पादक उपभोक्ता अपघटन करता, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो उपभोक्ता पहले उपभोग ही करोगे, पहले उत्पादन करोगे, तो ये गलत है। उत्पादक अपघटन करता उपभोक्ता, पहले उत्पाद किया और समाप्त कर लिया तो फिर उपभोग कब करोगे, तो ये भी गलत है। अपघटन करता, पहले अपघटन ही कर दिए, तो इससे तो मेनली क्या है, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको इसकी जो डिफिनीशन है वो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या होता है। एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सृष्टि के जो है अपमार्जक किसे कहा जाता है, पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है, तो जीवाणु और कवक को जो है, जीवाणु और कवक को जो है
इस पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक कहने का मतलब सर्फ होता है ना, तो कपड़ा धोने वाला, तो उस प्रकार से तो ये जीवाणु और कवक ही है जो कोई भी चीज को, कार्बनिक पदार्थ जो मर सरगल जाते हैं उसे बदल देता है, फिर से प्रकृति को लौटाने का काम करता है, उसे मतलब डिकाई कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के बारे में सत्य नहीं है। देखिए धातु के बारे में क्या सत्य नहीं है, एसएससी सीपीओ 21 में पूछा गया है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, एकदम होते हैं, अगर सुचालक नहीं तो धातु नहीं। ठीक है, और लेकिन एक अधातु भी है जो विद्युत का सुचालक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट जो है ये नॉन मेटल में आते हैं, लेकिन ये भी विद्युत के सुचालक है। ठीक है, जिसका उपयोग आप पेंसिल बनाने में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पे करते हैं, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ग्रेफाइट के बारे में हमने सीखा। धातु का घनत्व तो अधिक होता है, धातु का घनत्व जो है अधिक होता है, यहाँ पे अधिक शब्द जो है छूट गया है। धातु का घनत्व जो डेंसिटी होती है ये भी अधिक होता है, तो ये दोनों तो सही हो गया। धातु के गलनांक निम्न होता है, ये नहीं जमा। धातु तन्य होते हैं, ये भी सही है। अब सोना को देख लीजिए, सोना कितना तन्य है। जो 5 ग्राम सोना खरीदते हैं हम अंगूठी बना डालते हैं, 10 ग्राम सोना खरीदा हमने पूरा चैन बना डाला, तो ये कितने तन्य है, कितने नमनीय होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो धातु के बारे में ये गलत कथन को दर्शा रहा है। धातु का जो जनरली गलनांक है या क्वथनांक है ये उच्च हुआ करता है। जैसे आप टंगस्टन का संकेत W होता है, अगर इसकी गलनांक ले लें तो इसकी जो है आपका जो है 3500 डिग्री सी से भी अधिक है। तो ये बात आपको यहां से भी पकड़ सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रामसर साइट में शामिल कंजली झील भारत के किस राज्य में है। देखिए रामसर साइट में भारत में अब जो है 75 प्लेस हो गया है। कितना, 75 जगह जो है भारत का रामसर साइट में शामिल हो चुका है ना। इसमें सबसे अधिक अगर आपसे पूछे कि कौन से राज्य का जगह जो है रामसर साइट में शामिल है, तो तमिलनाडु राज्य का साइट सबसे अधिक साइट जो है रामसर साइट में शामिल है। रामसर साइट में अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे अधिक स्थान किस देश का है, तो सबसे अधिक इसका जो है इंग्लैंड का जो है सबसे अधिक साइट शामिल है रामसर के लिस्ट में। ये सब तो हो गई एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पे जो कंजली झील है ये आपका पंजाब में स्थित है, जो रामसर साइट में शामिल है, इंपोर्टेंट रहेगा। उड़ीसा में जो है आपका चिल्का झील, जिसे सर्वप्रथम रामसर साइट में शामिल भी किया गया था। चिल्का झील ये खारे पानी का झील है और ये इंडिया की सबसे बड़ी झील भी है खारा पानी के अंदर। जम्मू कश्मीर में जो बुलर झील है ये भी रामसर साइट में शामिल है। बुलर झील से हमने एक प्रश्न बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर बना हुआ झील बुलर झील है, जो भारत में ताजे पानी के सबसे बड़ी झील है। ठीक है, राजस्थान में केवला देवी, घाना पक्षी बिहार वगैरह भी जो है आपका रामसर साइट में शामिल है। अगला, हाँ, बिहार का एकमात्र शामिल है, इसे भी आप याद रखेंगे, बेगूसराय का कवर झील। अगला प्रश्न है हमारा, वैसे जीव जिन पर अस्तित्व का संकट आ गया हो किस बुक में दर्ज किए जाते हैं। देखिए जो अस्तित्व का संकट आ जाता है वो रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है। ग्रीन डाटा बुक में उसको शामिल किया जाता है जिसका जो है प्रजाति लुप्त होने के कगार पे सिर्फ नॉमिनेट करके रखा हो, मतलब पूरी तरीके से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि लुप्त होने के कगार पे ही है, लेकिन आशंका व्यक्त होने पे इसे ग्रीन डाटा बुक में रखा जाता है। लेकिन रेड डाटा बुक में जिसके अस्तित्व पर ही संकट आ गया हो, जैसे अब कुछ दिन में ये समाप्त ही हो जाएगा, इस प्रकार की प्रजाति बचेंगे ही नहीं, उसे रेड डाटा में शामिल किया जाता है। वैसे रेड से ही आपका अर्थ है ये डेंजर जोन है। इसका मतलब कुछ भी देख लीजिए, डेंजर वाला चीज रेड इंडिकेशन देता है ना। कोई भी जैसे बम ब्लास्ट होगी तो रेड है ना, खतरे की सिग्नल है रेड है ना, हाथ कट गया रेड निकलेगा है ना, तो हर जगह जो है डेंजर में रेड है ना। तो इससे आपको इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं देहाती भाषा में है ना। अब ये करता कौन है, तो IUCN करता है। IUCN का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय अगर आपसे कोई पूछ दे तो स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है IUCN का, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष पोलियो दिवस जो है ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये मिसप्रिंट हो गया है, सितंबर लिखा गया है,
24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, पोलियो दिवस। कैसे याद रखेंगे? तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, तो उसी दिन पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिए। 22 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है इंडिया के अंदर, तो ये बात भी रखेंगे। 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले कितने भारतीय खिलाड़ी हैं? देखिए, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अब तक 4 भारतीय खिलाड़ी जो है शतक बनाए हैं। सबसे पहले नाम आता है आपका सुरेश रैना का। सुरेश रैना जो है ये सबसे पहले तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हुए। इसके बाद आपका रोहित शर्मा है। इसके बाद आपका केएल राहुल है। और इसके बाद में आपका चौथा बन गया है विराट कोहली, जो पाकिस्तान के खिलाफ शायद शतक मारे थे। हाँ, इस पाकिस्तान के खिलाफ मारा था, तो विराट कोहली। तो ये चारों जो है आपका चारों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले हैं, ठीक है। यानी माफ कीजिएगा, तीनों फॉर्मेट करने का मतलब है टेस्ट क्रिकेट में, 50 ओवर वाले में और 2020 में। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो सुरेश रैना आंसर होगा, ठीक है। सुरेश रैना, क्योंकि इस पे बहुत कम लोग टिक मारेंगे अगर जिसको जानकारी नहीं है। सुरेश रैना सबसे पहले बनाए थे तीनों फॉर्मेट में शतक, ठीक है। सुरेश रैना के किताब का नाम हमने कल बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा किताब इनके जो है आत्मकथा है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि माता और पिता का रक्त वर्ग ए और क्रमशः बी हो तो संतान की रक्त वर्ग क्या हो सकती है? देखिए, रक्त समूह का खोजकर्ता जो है कॉर्ल लैंडस्टीनर है। कौन है? कॉर्ल लैंडस्टीनर जो है ये आपका रक्त समूह के खोज करता है। लेकिन रक्त परिसंचरण का खोज अगर पूछेगा ना तो विलियम हार्वे होगा। ये दोनों में बहुत फर्क है। रक्त समूह कहने का मतलब जो हमारे पास 4 है, ए बी और ओ, इसका खोज किया था आपका लैंडस्टीनर। और जो ब्लड फ्लो होती है, परिसंचरित होती है, इसका खोज किया था आपका विलियम हार्वे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी का ए है और बी है तो इसमें जो है एंटीजन सेम रहता है। ए में ए एंटीजन रहेगा और बी में बी एंटीजन रहेगा। लेकिन एंटीबॉडी के मामले में जो है ये रिवर्स हो जाता है। ए वाले में बी एंटीबॉडी और बी वाले में ए एंटीबॉडी। अब बताइए कि दोनों एंटीजनों मिला है और दोनों एंटीबॉडियों मिला है, माता और पिता अगर ए और बी है तो होने वाला बच्चा की प्रायोरिटी सभी बन सकती है। हो सकता है कि दोनों एंटीबॉडी मिल जाए तो ओ बन जाएगा। हो सकता है कि दोनों एंटीजन मिले, कोई एंटीबॉडी नहीं मिले तो ए बी बन जाएगा। हो सकता है कि ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी मिले तो ए ग्रुप मिल जाएगा। हो सकता है कि बी एंटीबॉडी बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी बन जाए तो बी बन जाएगा। तो इस प्रकार से उस बच्चे में सभी प्रकार की जो है गुण हो सकती है, कोई भी ग्रुप लेके पैदा हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। सिर्फ इतनी सी बात समझिए कि जो है ए वाले ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी और बी वाले ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी और एंटीजन रहता है सेम। तो दोनों एंटीजन अपने पास उपलब्ध है, एंटीजन वाला है ना, और दोनों एंटीबॉडी वाला भी उपलब्ध है, क्योंकि यही माता पिता, यही मिलन होगी, यहाँ से जो है बच्चे पैदा होंगे, है ना। तो ये चारों में प्रायोरिटी बनती है कि जितने भी, क्योंकि इसी चारों पे डिपेंड है सभी ग्रुप, तो कोई भी जो है ग्रुप लेके बच्चा पैदा हो सकता है ना। इन्हीं के ब्लड से मिलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग विरंजक चूर्ण का नहीं? देखिए, विरंजक चूर्ण का काफी सारे उपयोग है। एसएससी रेलवे काफी बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, ग्रुप डी तो तबाह कर दिया था ये क्वेश्चन पूछते है ना। तो इसका उपयोग है कागज एवं कपड़ों के विरंजन में। विरंजन कहने का मतलब है रंग उड़ाने में, तो ये सही है। कीटनाशक के रूप में ये भी सही है ना। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर देते हैं हम लोग जहाँ पे मूत्रालय होता है या फिर टॉयलेट वगैरह होता है, रोड के किनारे, गार्डन में, ये सब में क्या करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर छीड़ देते हैं। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, है ना, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं, तो उपयोग सभी सही है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो निश्चिंतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में किया जाता है आपका क्लोरोफॉर्म का उपयोग। निश्चेतक करने का मतलब जो है शून्य करने के लिए, ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये तो हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि विरंजक चूर्ण का जो है सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, तो शुष्क बुझे हुए चूने पे कैल्शियम गैस प्रवाहित करके जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है पुस्तक द डॉल्फिन
जो पुस्तक द डॉल्फिन एंड द शार्क के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक द डॉल्फिन एंड द शार्क के लेखक है आपका नमिता थापर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। शशि थरूर का जो लेटेस्ट बुक है हमने बता दिया था, अम्बेडकर ए लाइफ है, पंडित एंड पंडितरी है ना, एन इरा ऑफ डार्कनेस है। स्मृति ईरानी की जो पुस्तक है लाल सलाम है, क्या है? लाल सलाम है जो है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है, ये पहले फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी। रस्किन बॉन्ड जो है, इसके अभी एक पुस्तक का नाम हमने कल या परसों बताया था, इंपोर्टेंट रहेगा, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हमारा, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? देखिए, इनकी मृत्यु हो गई है पंडित बिरजू महाराज का, और ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य जो है ये उत्तर भारत का नृत्य है। कहाँ का है? ये उत्तर भारत का नृत्य है कथक नृत्य। कथकली जो है केरल का है। मोहिनीअट्टम जो है ये आपका मोहिनीअट्टम जो है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, कथकली भी केरल का है, ओट्टम थुलाल भी केरल का है, मारमोक्कली भी केरल का है, ये सभी केरल का है। ठीक है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का। अगर आपसे कोई पूछे कि भरतनाट्यम करने का सबसे पहले श्रेय किसे दिया जाता है, तो भरत मुनि के, है ना, भरत मुनि जो है इनके स्टार्टक में गिने जाते हैं। ठीक है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया किताब नाट्य शास्त्र, जैसा कि आप जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2022 में बृजवासी लाल का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस संस्था के महानिदेशक रह चुके हैं? देखिए, बृजवासी लाल जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का जो है ये महानिदेशक रह चुके हैं। और आजकल नया फैशन है एसएससी का कि जिसको कभी पद्म श्री या पद्म भूषण मिला हो और अगर वो मर उड़ जाए ना, तो उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको रखा हूं। तो ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है, इंपोर्टेंट करंट अफेयर की तरह मैं रखूंगा, है ना। तो इसको 2000 में जो है पद्म भूषण दिया गया था, 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 2021 में जो है पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण दिया गया था आपको बृजवासी लाल को, जो संबंधित है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे भैया कि 2022 में जो है कितने आदमी को पद्म विभूषण दिया गया था, तो 4 आदमी को दिया गया था। और पद्म विभूषण वाला याद रखना बहुत इजी है, प्रभु राधे श्याम के कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, ऐसे ही आप याद रख लेंगे। प्रभु राधे श्याम के कृपा से, राधे श्याम के कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, बिपिन रावत का कल्याण हो गया। इस प्रकार से अगर आप नाम रखेंगे तो आपको जो है कभी नहीं भूलेगा। प्रभु हो गया, राधे श्याम खेमका हो गया, बिपिन रावत हो गया और कल्याण सिंह हो गया। इस प्रकार से चारों को दिया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का लास्ट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और PDF आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। दोस्तों, एनालिसिस में भी बने रहिएगा, ताकि आपको जो है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो एक संपूर्ण बेनिफिट आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, SSC GD एग्जाम 2023 जो आपका 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में कराई जाएगी, इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट का वीडियो हम लोग देख रहे थे, और ये आज हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, और PDF भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज ये 9वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जो आपके एग्जाम्स के अंदर काफ़ी ही बेनिफिशियल रहेगी। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आपको क्या मिलता है, तो 50 GK GS में करंट अफेयर के प्रश्न और स्टैटिक्स GK दोनों सम्मिलित रूप से मिलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नौकरेक जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए, नौकरेक ये CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नौकरेक जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये आपका मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। मेघालय में एक और आरक्षित क्षेत्र है वलफक्रम। वलफक्रम जो है ये भी आपका मेघालय में स्थित है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, मेघनाथ जो थे रावण का पुत्र, उसके पास बल और पराक्रम दोनों था। तो मेघनाथ से मेघालय याद रखेंगे और बल पराक्रम से बलफक्रम याद रखेंगे, साथ ही साथ नौकरेक याद रखेंगे। तो ये तो हो गई आंसर। बाद बाकी जो सिक्किम में है, सिक्किम में भी आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो इनका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है इसका नाम है नामदफा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच
किस देश के साथ खेला? ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि ऐसा कीर्तिमान करने वाला यह विश्व का पहला देश है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो ये मैच खेला था आपके वेस्ट इंडीज के साथ और इसमें भारत को जो है विजयी मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? MTS 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो समवर्षा वाला स्थान होते हैं उसे हम आइसो हाइट्स कहते हैं। अब हाइट्स जो है ऊंचाई का जो है उच्चारण ला रहा है, लेकिन इसका आंसर आइसो हाइट्स होता है, या इसे ही कंटूर लाइन भी कहते हैं। क्या? कंटूर लाइन भी कहते हैं। तो दोनों बात याद रखेंगे। आइसोथर्म से है कि समताप रेखा, जहां समान ताप वाले जो रेखा होते हैं उसे जोड़ने वाली को जो है आइसोथर्म कहते हैं। आइसो हेलाइन जो है समलवनीय रेखा है, समलवनीय रेखा है, जहां पे समलवनता पाया जाता है उसे ऐसे हेलाइन कहते हैं। आइसो हाइप्स जो है ये सम ऊंचाई वाली रेखा है, जहां पर समान ऊंचाई वाली जो क्षेत्र है उसे जोड़ने के लिए आइसो हाइप्स लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? SSC CGL 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है, और BSSC बिहार सचिवालय सहायक जो एग्जाम कैंसिल हो गया है उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का, यह है आर्टिकल 143। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अन आर्टिकल जो है ऑप्शन में 161 है, ये राज्यपाल का जो है क्षमादान से संबंधित है। राज्यपाल का जो है क्षमादान से संबंधित है आपका आर्टिकल 161। 1, 2, 3 जो है ये राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित है। इसके अलावा 108 जो है ये ज्वाइंट सीटिंग से संबंधित है। जो ज्वाइंट सीटिंग आपका जो है कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रहेगा, क्योंकि ये MTS में जो है 25 जुलाई 2022 को पूछा गया ये प्रश्न है। तो ये M जगदीश कुमार जो है ये वर्तमान में UGC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं राजीव कुमार, ये जो है इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुमन बेरी जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। KB साजी जो है ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रहेगा कि नाबार्ड में इसकी अपॉइंटमेंट अभी अभी हुआ है। तो ये करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि नाबार्ड का वर्तमान में हेड कौन है? तो KB साजी है, ये चिंताला का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? CPO 11 में पूछा गया प्रश्न है। तो भगवान बुद्ध किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। जन्म की बात करेंगे तो लुम्बिनी नेपाल में होती है। मृत्यु की बात करेंगे भगवान बुद्ध का तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है। भगवान बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो आपका आंसर होता है पाली भाषा में। ठीक है, तो ये सब भगवान बुद्ध से संबंधित बात है। भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है उसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधीम्य पिटक। ठीक है, तो ये सब तो हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निरंजना नदी कहिए या फल्गु नदी कहिए, इन दोनों नदी का सेम ही नाम है। तो यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो पालका नदी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भगवान महावीर किस भाषा में जो है आपका दिए थे भाषण, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? GD 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना आपका 1875 में होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत की ही नहीं एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ 1875 से आप एक चीज और याद रख सकते हैं, जो आर्य समाज की स्थापना हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये भी आपका 1875 में हुआ था। और मजे की बात ये भी है कि ये भी बम्बई के अंदर ही हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? देखिए, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन वहां पे डिवाइड करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया गया है। तो जब पहले उपराज्यपाल बने थे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का, तो ये थे आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो 14वें नंबर के हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ये आपका है मनोज सिन्हा। तो अगर वर्तमान पूछे तो मनोज सिन्हा, प्रथम पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू। मनोज सोनी जो है ये वर्तमान में आपका UPSC का अध्यक्ष हैं। और इसके बाद राधा कृष्ण माथुर जो है ये वर्तमान में आपका लद्दाख का उपराज्यपाल है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, लक्ष्मी सागर बांध परियोजना
किस नदी पर स्थित है? सीपीओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए लक्ष्मी सागर बांध परियोजना जो है ये आपका बेतवा नदी पर यूपी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? यूपी के अंदर स्थित है। अन्य जो चंबल नदी है, चंबल नदी पे बहुत सारे परियोजना है। गांधी सागर परियोजना है, गांधी सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है। ये सभी जो है आपका कहाँ पे है? चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ इसके अलावा बेतवा और चंबल ये दोनों किसके सहायक नदी हो जाएंगे? तो ये जो है यमुना के सहायक नदी है। केन, बेतवा, चंबल ये सभी यमुना के सहायक नदियों में से है। सोन नदी गंगा के सहायक नदी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पटना से पहले आरा के बाद में जो है गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलती है सोन नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क का रूप नहीं है? देखिए लौह अयस्क मेनली 4 प्रकार का होता है। ये आपका मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट जो सबसे उच्च क्वालिटी की लोहा होती है, इसके बाद लिमोटाइट होता है, लिमोनाइट होता है और आपका सीडेराइट होता है। ये आपका जो है 4 प्रकार का लौह अयस्क होता है। जो एंथ्रासाइट आप ऑप्शन में देख रहे हैं यही राइट आंसर है। एंथ्रासाइट उच्च क्वालिटी का कोयला का एक प्रकार है। कोयला भी कई प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, ये सब कोयला के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अन्य सभी लौह अयस्क है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में भारत में सबसे अधिक लौह का उत्खनन किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा का जो बादाम पहाड़ है यहाँ पे सबसे अधिक जो है लौह अयस्क का खनन होता है। लेकिन सबसे अधिक भंडारण की बात करें तो आपका कद्रमुख में है सबसे अधिक भंडारण, जो आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। उत्खनन के मामले में पूछे तो उड़ीसा और सबसे अधिक भंडारण कहाँ है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न हमारा, आईपीएल 16वें संस्करण के लिए सबसे अधिक महंगे खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में आपको चुना गया है सैम करन को। सैम करन को जो है किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है और ये आईपीएल का 16वां संस्करण होगा। पिछला संस्करण 15वां संस्करण था। 15वां संस्करण के विजेता आपका गुजरात राज्य रहे थे हार्दिक पांड्या के कैप्टेंसी में, और उप विजेता आपका राजस्थान रहा था जॉस बटलर के कैप्टेंसी में। अगर पिछले आईपीएल से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है। पिछले आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे दिया गया? तो आपका जॉस बटलर को ही ऑरेंज कैप दिया गया। बेसिकली ऑरेंज कैप जो है सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। पर्पल कैप जो है यजुवेंद्र चहल को दिया गया था पिछला आईपीएल यानी 15वां आईपीएल में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आईपीएल में सबसे अधिक विकेट अब तक कौन लिया है, तो डोवेन ब्रावो जो है ये सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं अब तक के सभी आईपीएल में मिला के। सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है अपना विराट कोहली के पास है। आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने का कीर्तिमान अभी तक इसके नाम है। इसके अलावा आईपीएल में पूछा गया था कि स्टैटिक टाइम आउट अब कितने समय का होता है, तो अब जो है 3 मिनट का होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए मुखौटा लोक नृत्य एमटीएस 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मुखौटा लोक नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से है, नाटी डांस है, डांगी डांस है, ये सब आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश से तो बहुत सारे डांस हैं जो मैंने पहले ही बता रखा है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई अवक्षेप के कारण होता है? देखिए जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसकी जो नदी द्वारा बहाया हुआ जो गाद होता है उसी से इसका निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है इंडिया के अधिकांश भाग पे फैले हुए हैं। अधिकांश क्षेत्रफल पे जो है, खास करके गंगा के जो मैदानी भाग है वहाँ पे अधिकांश आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और आपका होता है खादर। ठीक है, तो बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं जहां हर साल बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है, और खादर वो जलोढ़ मिट्टी है जहां हर साल बाढ़ की पानी से सिंचाई होती है और नया जो है अवसाद जमा होता है, इसीलिए इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है? देखिए रेलवे एसएससी सब जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, अंद्रुति राय, बीएस नायपाल, इन सब की पुस्तक जो है जो मॉडर्न पुस्तक है, ये मॉडर्न लेखक हैं। इन सब का पुस्तक काफी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है इंडिया आफ्टर गांधी भी है, गांधी बिफोर इंडिया भी है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। ये तीनों ही पुस्तक जो गांधी नाम से जुड़ा हुआ है आपका किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया आपका रामचंद्र गुहा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाली अलग करने वाली सीमा रेखा यानी लाइन है? ठीक है, एसएससी रेलवे हर जगह पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये नहीं है, 17वीं समांतर रेखा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को अलग करते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि वियतनाम का फादर किसे कहा जाता है तो हो ची मिन्ह को,
हो ची मिन्ह जो है इसे वियतनाम का फादर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो 38वीं समानांतर रेखा देख रहे हैं आप, ये साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया को अलग करता है। ठीक है, कोरिया को अलग करता है। इसके अलावा जो 24वीं समांतर रेखा है ये इंडिया से पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया से पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता है, पाकिस्तान में मांगता है रेड क्लिफ रेखा को। ठीक है, 49वां समानांतर रेखा जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? एसएससी रेलवे में पूछा जाता है समाज से रिलेटेड प्रश्न। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है ये है आपका आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ज्योतिबा फुले जो है ये आपका सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती हैं ये आपका आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज के संस्थापक स्थापना जो है 1875 में बंबई में होती है। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 में कलकत्ता में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर के गर्त के साथ सही मिलान है? CGL 19 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा मिलान सही है। तो मरियाना खाई जो है ये प्रशांत महासागर में है, एकदम सही है ना। इसके बाद सुंडा हिंद महासागर में है, ये भी सही है। और प्यूर्टको अटलांटिक महासागर में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे क्योंकि उपयुक्त तो सभी सही है। मरियाना खाई जो है ये विश्व में सबसे अधिक गहराई वाली अब तक ज्ञात स्थल है। ठीक है, जो आपका कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी जो टोटल गहराई है 11,000 मीटर दर्शाई गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि मरियाना खाई प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर इस विश्व की सबसे गहरी सबसे बड़ी महासागर है। ठीक है, इसके अलावा जो सुंडा गर्त है ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में आपको डियागो गार्सिया द्वीप भी है, ये भी आपको एग्जाम में आ जाता है। डियागो गार्सिया है ना, आर्कीपियागो द्वीप, ये सभी जो है आपको हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका जो है द्वीपीय देश, मालदीव जो है द्वीपीय देश, ये सभी हिंद महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान आपको रखना है। और दूसरा सबसे लार्जेस्ट महासागर भी है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा था? देखिए GD 13 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में लॉजिक है थोड़ा सा। भारत का प्रथम पनडुब्बी अगर खाली पूछा जाता है तो INS कावेरी होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछा जाए, अगर इसी में मैं परमाणु शब्द जोड़ दूं कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, तो INS चक्र आंसर हो जाएगा। तो दोनों बात संभाल के याद रखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है INS चक्र है, और भारत का खाली प्रथम पनडुब्बी जो है पहला, ये INS कावेरी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। INS विक्रमांत जो भारत का प्रथम नौसैनिक विमान वाहक पोत था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसको रिटायर करके जो स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत बनाया गया है पहला, जो आपका कोचिन शिपयार्ड बनाया है, इसका भी नाम हमने क्या रखा है? INS विक्रांत ही रखा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखा, जो 2022 के अंदर ही बनाया गया है। इसके अलावा INS विक्रमादित्य भी जो है भारतीय नौसेना में जो है विमान वाहक पोत के रूप में जो है आपका कार्यरत है। इसे रूस देश से खरीदा गया था, विक्रमादित्य को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एस बालचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए वादक हैं? देखिए एस बालचंद्र, कभी भी आप SSC का एग्जाम देने जाए तो आर्ट एंड कल्चर सेक्टर जो है इसको अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि SSC का सबसे लोकप्रिय सेक्टर है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो एस बालचंद्रन जो है ये आपका बीना प्ले करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये आपका संतूर के प्लेयर थे। इसके अलावा जो बांसुरी है ये हरिप्रसाद चौरसिया है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपका बांसुरी के प्रमुख प्लेयर हैं। सितार के पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार के प्रमुख प्लेयरों में से एक हैं। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक छोटा नागपुर के श्रेणी से नहीं निकलती है? देखिए छोटा नागपुर जो है ये भारत का रूर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि ये खनिज के दृष्टिकोण से काफी प्रपूर्ण जो है पठार है। तो इसे जो है भारत का रूर कहा जाता है इंडिया के अंदर। तो इससे जो कई सारी नदियां जो है इस श्रेणी से निकलती हैं। तो महानदी
महानदी जो है स्वर्णरेखा, दामोदर, नर्मदा, तो ये सभी नदियां जो है आपका नर्मदा नदी को छोड़ के बाद बाकी सब नदी जो है छोटा नागपुर के पठारी ये नदी है, तो यहाँ पे नर्मदा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, जो आपका कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी पर ही स्थित है आपका सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना जो है ये भी आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी एकमात्र नहीं, इसके साथ एक ताप्ती भी है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी जो है उल्टा दिशा में फ्लो होता है, यानी आपका ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता है। इसी कारण ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। डेल्टा का आकार अगर आपसे कोई पूछे तो त्रिभुजाकार होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। नर्मदा नदी आपका जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कहाँ पे गिरती है ये, अरब सागर में गिरती है। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा या फिर यूं कहे कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश तक फैला हुआ है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सुंदरी का वृक्ष है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंदरी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ये सुंदरबन डेल्टा में ही आपका सुंदरी का वृक्ष जो है पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से पीडीएफ भी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अपना कमेंट करके हमें सलाह सुझाव जरूर दें कि मैं आपके लिए और क्या बेटर कर सकता हूं। और एनालिसिस जो अभी चलेगी एसएससी जीडी का, उसे निरंतर फॉलो करते रहें अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।